हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 20 और ये वर्कशीट है आपके इतिहास के पाठ 5 की, जब जनता बगावत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट रिलेटेड है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांतियों से। तो हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या थी, क्योंकि इन्हीं सभी कारणों की वजह से 1857 की क्रांति हुई थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक भारी विद्रोह भारत में हुआ था। और ये अंग्रेज़ों के खिलाफ एक पहला विद्रोह माना जाता है जो इतने बड़े पैमाने पर हुआ था। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, नवाबों की छीनती सत्ता। मुग़ल बादशाह के अधीन बहुत से नवाब काम कर रहे थे और वे मुग़ल बादशाह को ही अपना बादशाह मानते थे। वे उनके प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अपनी प्रशासन को चला रहे थे, अपने शासन में लगे हुए थे। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। 18वीं शताब्दी के मध्य का मतलब 1750 के बाद, क्योंकि हम देखते हैं कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी बंगाल में, जिसमें कि सिराजुद्दौला को गद्दी से हटा करके मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठाया गया था। तो उसी समय से राजाओं और नवाबों की ताकत छीननी शुरू हो गई थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे, तैनात कर दिए गए थे। ये रेजिडेंट कौन होते थे? तो ये रेजिडेंट अंग्रेज अफसर होते थे जो स्थानीय राजाओं, भारतीय रियासतों में या राजाओं के दरबार में तैनात कर दिए जाते थे और ये एक तरह से अंग्रेज के प्रतिनिधि होते थे और धीरे धीरे वहाँ के शासन व्यवस्था में अपना टांग अड़ाते थे और बाद में वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में भी इन्होंने अपनी भूमिका निश्चित कर दी और राजाओं की स्वतंत्रता में दखल देने लगे। राजाओं के काम के कार्य के स्वतंत्रता में भी ये दखल देने लगे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। इन्हीं सभी कारणों से उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि जब हमारे पास सेना है, हम पूरे भारत की रक्षा कर रहे हैं, तो फिर आपके सेना की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी सेना हटा दीजिए। तो उनकी सेना भंग हो गई, मतलब उनकी ताकत खत्म हो गई। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक कर छीने जा रहे थे। 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई, तो बक्सर की लड़ाई में मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दीन और बंगाल का नवाब मीर कासिम, तीनों मिल करके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें ये तीनों हार गए और उसके बाद 1765 में अंग्रेज़ों को दीवानी का अधिकार दे दिया गया बंगाल में। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूली। तो इसी तरह से धीरे धीरे राजस्व वसूली के अधिकार भी राजाओं से छीनते जा रहे थे। राजस्व मतलब पैसा वसूलना, टैक्स लेना। तो टैक्स ही जब अंग्रेज लेने लगे तो फिर राजा रहने से क्या फ़ायदा, क्योंकि उनके पास ना पैसा जा रहा था और उनकी सेनाओं को भंग करके उनके पावर को भी छीन लिया गया। तो पैसा और पावर दोनों छीन लिया गया, जिससे उनके अधिकार छीनते जा रहे थे और बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से यह आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया, मतलब उसने नहीं माना। और लॉर्ड डलहौजी ने जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत अपनाया था, उस सिद्धांत के तहत भारत में बहुत सारे राजाओं को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। उसमें जो राजाओं को मिलाया गया या रियासतों को कंपनी शासन में मिलाया गया, जैसे सतारा, झांसी, संभलपुर, ये सब थे, तो उसमें अवध भी था। अवध सबसे अंत में अवध को मिलाया गया। और अवध के मिलने का जो कारण था, अवध के शासन को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का कारण था, वहाँ के नवाब को हटाने का कारण था
कि उन लोगों ने बताया, अंग्रेजों ने बताया कि यहाँ की शासन व्यवस्था खराब चल रही है, इसलिए यहाँ अंग्रेजी शासन की आवश्यकता है। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। उस समय मुगल बादशाह को ही सभी अपना बादशाह मानते थे। हालांकि मुगल बादशाह बहुत कमज़ोर हो चुके थे, उनकी कोई शक्ति नहीं रह गई थी, लेकिन फिर भी एक दृष्टांत के तौर पर अभी भी लोग मुगल बादशाह का सम्मान करते थे भारत में। लेकिन कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो ये सभी बहुत से ऐसे कारण थे जिससे नवाबों और राजाओं की सत्ता छीनती जा रही थी और अंग्रेजी शासन का प्रसार बढ़ता जा रहा था। उसके बाद किसान और सिपाही भी अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। गाँव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तरीकों से परेशान थे। उस समय लगान वसूली पूरे उपज का 1/3, 1/4 ऐसे करके लिया जाता था। मतलब अगर 10 केजी हुआ तो उसमें से आपको 3 केजी दे देना है, या फिर 2.5 केजी दे देना है, नहीं तो 5 केजी दे देना है। इस ढंग से लगान वसूली होती थी। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। महाजन का मतलब गांव देहात में जो ऊंची ब्याज दरों पर जो लोग कर्ज देते हैं उनको महाजन बोलते हैं। तो इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी। जब वो कर्ज नहीं लौटा रहे थे तो महाजन उनकी ज़मीन दखल कर लेते थे, तो इस तरह से उनकी ज़मीनें निकल रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उस समय मान्यता थी कि जो समुद्र पार जाएगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए भारतीय सैनिक समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे और समुद्र में यात्रा नहीं करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब सिपाहियों को कंपनी की ओर से 1824 की लड़ाई लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई और 1856 में कंपनी के एक नए कानून में साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों के हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। तो इस तरह से रियासत के सारे लोग, तो राजा तो असंतुष्ट थे ही, गांव के किसान और सिपाही भी असंतुष्ट हो गए। और अंग्रेजी कंपनी ने जो सुधार की थी वो सुधार भी कुछ इस तरह का था कि भारतीय लोग समझते थे कि ये सब हमारे धर्म भ्रष्ट करने के लिए किए गए हैं और हमारे रीति रिवाज परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करने के लिए किए गए। जैसे 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इस सभी कदमों से
भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। तो बच्चों, अभी तक हमने ये जितनी भी बातें पढ़ी, ये सारी बातें 1857 के विद्रोह के पहले की बातें हैं और इन्हीं सभी कारणों की वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। अब चलिए इस वर्कशीट में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है कि स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी। तो इसका उत्तर है स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटने के निम्न कारण थे। 18वीं सदी के मध्य से राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। राजाओं के दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार छीने जा रहे थे। और जब किसी भी शासक से इतने सारे अधिकार छीन लेंगे तो उनकी स्वतंत्रता खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। न राजस्व का अधिकार रहेगा, न उनके पास सैनिक रहेंगे, तो फिर वो राजा किस काम के। प्रश्न 2 है, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। तो इसका उत्तर है कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को धीरे धीरे निम्न प्रकार से खत्म किया। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ऐलान किया गया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। और चौथा पॉइंट है, उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उसके बाद प्रश्न 3 है, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे। उत्तर, कंपनी के शासनकाल में सैनिकों के असंतुष्ट होने का कारण था कि वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। वह समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लड़ाई के लिए कहीं भी भेजने का नियम पारित हुआ, जिससे सैनिक असंतुष्ट थे और सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत से सिपाही खुद किसान थे। वह अपने परिवार गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों की समस्याओं से भी सिपाहियों का गुस्सा बढ़ता गया। और प्रश्न 4 है, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कंपनी ने ईसाई धर्म को प्रोत्साहन देने के लिए 1850 में एक नया कानून बनाया, जिससे ईसाई धर्म अपनाना आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। उन्होंने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन और संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। इन सभी कदमों से भारतीय लोगों को ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं। तो बच्चों, ये थी आपके आज के वर्कशीट के कुछ प्रश्न उत्तर और आपने पूरी वर्कशीट कंप्लीट की। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।